तो अगर हम ये जानते हैं कि व्हाट डज इट मीन्स, माइटोसिस मीन क्या होता है? माइटोसिस का मतलब होता है थ्रेड। थ्रेड मीन्स क्या होता है? धागा या सूत। अब बायोलॉजी में कौन सा धागा इस्तेमाल होता है? धागे के ब्रांड्स होते हैं ना, कौन कौन से? नहीं, धागे कुछ ब्रांड्स होते हैं ना, बताओ ना। हाँ, धागे का कोई ब्रांड होता है? भूल गया उसका ब्रांड का नाम। नहीं, ब्रांड जब वो मून ब्रांड का ही आता है। मून। हाँ। अच्छा, और भी कुछ होता है? हम लोग बचपन में पहले लाते और एक आता है वैसा। तो यहाँ पे हाँ, पोल वाला एक आता है। BO B for boy, POLE, पोल। पहले पता नहीं कौन सा ब्रांड आता था। तो अब फिलहाल ये तो सिलाई वाले धागे हो गए ना। बायोलॉजी में धागे की क्या जरूरत है? माइटोसिस इज द टॉपिक ऑफ द बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में धागे की क्या जरूरत है? बायोलॉजी में एक ही जगह धागा होता है, वो क्या होता है? गुणसूत्र। यानी सूत्र जो है बायोलॉजी में क्या होता है? एक ही जगह होता है, उसे कहते हैं गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, या क्रोमैटिन थ्रेड्स कहते हैं, या फिर क्रोमैटिन रेटिकुलम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो माइटोसिस है इट विल बी somewhat related to the chromosomes। ये किससे रिलेटेड होगा? क्रोमोसोम। एक बात ये क्लियर हो गई? यदि माइटोसिस जो है वो कहीं न कहीं से क्रोमोसोम से रिलेटेड होगा। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं? माइटोसिस कहते हैं। यानी ऐसा डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो इक्वल रहता है, हाफ नहीं होता। ठीक, ऐसी चेंजिंग उसमें आती है। इस तरीके से इस पैटर्न में एक सेल डिवाइड होती है कि जो डॉटेड सेल बनेगी उसमें क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आती। मतलब कि सपोज कि ये एक, अगर सपोज कि दिस इज द मदर सेल, उसके अंदर क्रोमोसोम्स 2x हैं, तो जब इसमें एक कंप्लीट माइटोसिस डिवीजन होगा, इससे 2 सेल्स बनेंगी, जिनको हम बोलेंगे डॉटेड सेल्स कहेंगे। और 2x अगर मदर सेल में था, इसमें भी कितना आ जाएगा? 2x है ना। तो क्योंकि इस डिवीजन में आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ द क्रोमोसोम रिमेन्स कांस्टेंट। नंबर ऑफ द क्रोमोसोम रिमेन्स कांस्टेंट। क्रोमोसोम या गुणसूत्र की संख्या क्या है? एकदम कांस्टेंट है, निश्चित है ना। उसमें कोई नहीं आता, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा। जितना मदर सेल में उतना ही पेरेंट सेल, सॉरी डॉटर सेल्स में, या जितना पेरेंट सेल में उतनी किसमें है? डॉटर सेल्स में। तो मतलब दिस डिवीजन इज समहाउ रिलेटेड टू द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। यही तो है ना। ये विभाजन किससे रिलेटेड है? ये विभाजन कहीं न कहीं से संबंधित है नंबर ऑफ द क्रोमोसोम से। इस वजह से इसे क्या बोलते हैं? माइटोसिस कहते हैं। एम आई क्लियर? बात समझे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब कोई टॉपिक पढ़ो तो पहले ये सोचो कि उसका मतलब क्या है। ये अपने जहन में एकदम अपने लिए एक फंडामेंटल रूल बना लो स्टडी का। पहला रूल ये बना लो कि जब हम कोई चीज पढ़ेंगे ना, तो बैठेंगे, और जब पढ़ने के साथ अपनी आप नोटबुक लेकर बैठा करें, बुक लेकर बैठे, साथ में एक रफ कॉपी और पेन, ओपन कंडीशन। ये नहीं कि जब समझ में आए तब उसको खोले, ओपन कंडीशन। जैसे जंग के मैदान में जब कोई सिपाही पहले जाते थे तलवार लेकर के, तो तलवार म्यान में थोड़ी रखी जाती थी। अगर मालूम है कि अब जंग करना है तो तलवार निकाले, सबसे कौन आ जाए तो तलवार आपकी ऐसी क्या कह रहा है? बाकी तलवार क्या है? निकली नहीं। ठीक, जैसे हम लोग को हाथ में लिए हुए हैं, बात कर रहे हैं आपसे, समझा रहे हैं आपको, जहाँ जरूरत होगी तुरंत लिख देंगे। और कभी भी यहाँ पे रखा रहेगा, फिर हम ढूंढे चौक जा करके, तो प्रॉब्लम होती है ना। ये तो फिलहाल ये सिस्टम है, यहाँ पे रखा है, उठा लिया मैंने ना। वैसे तो वो अपना पेन भी क्या करो, ओपन रखो, ताकि जब पढ़ो तो उसका मतलब पहले डिस्कस, पढ़ने के साथ उसके बाद देखो हमने इसमें क्या पढ़ा। 1 2 लाइन 3 लाइन पढ़ो, फिर उसको समझो कि इसमें हमने क्या सीखा, उसको आप शॉर्टकट में मेंशन करते जाओ रफ कॉपी में। ठीक है, फिर जब पूरा टॉपिक कंप्लीट हो तो आप देखें उसमें हमने क्या क्या मेन पॉइंट्स पॉइंट आउट किए हैं। ठीक, तो उसको आप देखें, हो सकता है 5 to 7 10 जो भी पॉइंट आपने पॉइंट आउट किए वो हो गया ना। अब आप उन पॉइंट्स को आप अपने पेन नोटबुक में क्या करिए, आप उसे हाईलाइट भी कर लीजिए, और फिर ये ध्यान रखिए ये चीजें इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टाइम जब फिर पढ़िए, फिर से ऐसे लेके बैठ के पढ़िए। तो हो सकता है 1 2 बार जब आप पढ़ेंगे ना, तो आप सारी चीजें हाईलाइट भी हो जाएंगी, और फिर आप जब पढ़ते जाएंगे तो आपको वो चीजें फटाफट जो है याद होती जाएंगी, क्योंकि आप पहले उस पर 2 बार 3 बार मेहनत कर चुके हैं। तो आप दोबारा आप रिवाइज करोगे तो आपको वो चीजें फटाफट क्या होंगी, याद हो जाएंगी। ठीक, तो पहली चीज ये ध्यान रखा करो कि जब भी कोई टॉपिक हम पढ़ेंगे
तो ये समझेंगे कि उसका मतलब क्या होता है, उस टर्म का क्या मतलब है, माइटोसिस है क्या चीज। ठीक है, तो मतलब क्या निकला कि माइटोस का मतलब होता है थ्रेड, और थ्रेड का मतलब बायोलॉजी में क्या होता है, क्रोमोसोम्स या फिर क्रोमैटिन। ठीक है, अब इसमें बेसिक बात ये है, आप बहुत 9-10 से पढ़ते आ रहे होंगे कि यहाँ पर एक मदर सेल जब एक कंप्लीट माइटोसिस डिवीजन कर लेती है तो इससे जो डॉटर सेल्स बनती हैं इनमें क्रोमोसोम्स की जो नंबर होती है वो हमेशा इक्वल रहती है। क्या है, हमेशा इक्वल बराबर है, जितना इसमें उतना। जैसे सपोज अगर ह्यूमन सेल है, एक ह्यूमन सेल में कितने होते हैं क्रोमोसोम, 46 होते हैं। तो जब एक ह्यूमन सेल के अंदर माइटोसिस डिवीजन होगा उससे जो डॉटर सेल्स बनेगी उनमें भी कितने होंगे, 46। ठीक है, और ये जरूरी भी है, ये क्या है, जरूरी भी, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस किसमें है, मैंने आपको बताया था कि माइटोसिस है, इसका सिग्निफिकेंस दो चीजों में है। एक जिसे हम कहते हैं ग्रोथ और दूसरा जिसे कहते हैं रिपेयरमेंट। ठीक है, एक ग्रोथ और दूसरा क्या हो गया, रिपेयरमेंट। तो अब ग्रोथ और रिपेयरमेंट में जरूरी है, आपने क्या किया, किसी दूसरे एनिमल निकाल कितना लगा लिया, तो वो तो लगेगा ना कि यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, वो लगेगा कि रिपेयरमेंट हुआ, नहीं ना। मरम्मत का मतलब जो वैसे ही मरम्मत कर दी जाए, नहीं बोल रहे आप। सपोज कि आपकी कार का एक व्हील खराब हो गया, अब आप उसमें गए मरम्मत के लिए, उसने लगा दिया साइकिल का पहिया, उसको मरम्मत हो गया तो अलग चीज होगी ना, कार का ही लगना चाहिए ना उसी का। तो वैसे ही अगर हमारी बॉडी में रिपेयरमेंट हो रही तो जहाँ की सेल्स होंगी, सपोज कि यहाँ की सेल्स अगर डैमेज हुई तो यहीं की सेल इस जैसी ही सेल बननी चाहिए ना। ठीक है, तभी तो हम कहेंगे रिपेयरमेंट हो गया। ऐसे ही अगर बॉडी ग्रोथ हो रही तो वैसी ही सेल्स, जैसे हड्डियां हैं वो बढ़ रही हैं, तो अब हड्डियों की जो सेल्स है वैसी ही सेल्स बनती चलेंगी, तब तो हड्डियां बढ़ेंगी ना। समझे कि समझे। तो बॉडी ग्रोथ के लिए भी और रिपेयरमेंट के लिए, इन दोनों चीजों के लिए जरूरत किसकी थी, ये एकदम आइडेंटिकल सेल बने, एकदम 2 कॉपी वाली सेल बनी, तब जाकर बॉडी क्या होगी, ग्रो होगी। और अगर मान लो हर बनने वाली सेल डिफरेंट टाइप की होगी तो बॉडी पता नहीं क्या बन जाएगी, बोलती क्यों नहीं, हम लोग की बॉडी जो है पता नहीं कैसी बन जाएगी, पता नहीं। सारे एनिमल्स का एक समूह हो जाएगा, उसमें रेप्टिलियन कैरेक्टर भी होंगे, उसके बाद एवीज के भी कैरेक्टर होंगे, उसके बाद फिर मैमेलियन कैरेक्टर भी होंगे, है ना, एम्फीबियंस के कैरेक्टर भी होंगे, कभी पानी में चले जाएंगे, कभी बाहर निकल आएंगे। सपोज कभी कभी फिल्मों में दिखाता है एक इंसान के अंदर कई चीजों कैरेक्टर आ जाते हैं। जल परी में तो चलो फिर इंसान और मछली के कैरेक्टर है ना, हो सकता है जल परी के अंदर उड़ने वाले कैरेक्टर भी आ जाए, पानी में तैरने वाले भी आ जाए, तो वो तो कई कैरेक्टर हो जाएंगे उसके अंदर भी। तो इसलिए जरूरी है कि रिपेयरमेंट में क्या जरूरी है, रिपेयरमेंट में कि सेल जो हो वो कैसी हो, आइडेंटिकल टाइप की कैसी हो, आइडेंटिकल। और ग्रोथ में भी क्या जरूरी है, आइडेंटिकल टाइप की, वरना ठीक है ना। तभी शहजादी ही है, इसका मतलब इसके इन्फेंट शहजादी के अंदर जो सेल्स थी उनमें माइटोसिस हुआ होगा, आइडेंटिकल सेल्स बनते आज भी शहजादी बनी हुई है, शहजादा नहीं बनी। ठीक, तो इस वजह से सिग्निफिकेंस समझ में आया, मैंने बात नहीं ना इतनी। एक चीज यहाँ पर ये भी कि जो ये रिपेयरमेंट, ग्रोथ और जो रिपेयरमेंट है ये कहाँ पर होता है, किन सेल्स में होता है, सोमैटिक सेल्स में। किसमें होता है, सोमैटिक सेल्स में होता है। तो जाहिर बात है माइटोसिस कहाँ पर होगी, सोमैटिक, जिसको आप वेजिटेटिव सेल्स भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वेजिटेटिव सेल्स भी कहते हैं, शारीरिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, चाहे वो सोमैटिक कह लो, चाहे वो वेजिटेटिव या शारीरिक या दैहिक कोशिका है, इनके अंदर हो। अब एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि गोनेडियल सेल्स में भी तो ग्रोथ होती है, गोनेडियल सेल्स में भी क्या होती है, ग्रोथ होती है ना। तो क्या गोनेडियल सेल्स में सिर्फ मियोसिस ही होता है, गोनेडियल सेल्स में माइटोसिस भी होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो गोनेडियल सेल्स होती हैं, गोनेडियल सेल्स, इनमें माइटोसिस और मियोसिस दोनों होता है। जब गैमीट फॉर्मेशन करना होता है उस दौरान सिर्फ जो है मियोसिस होता है, यानी जब जो है क्रोमोसोम्स के नंबर को जस्ट हाफ करना होता है, आधा करना होता है, उस दौरान तो मियोसिस होता है।
इसके अलावा और जो ग्रोथ वगैरह होनी है उसमें क्या होगा, माइटोसिस। उसमें माइटोसिस। ये भी बात क्लियर हो गई। हमने क्या क्या बताया आपको, माइटोसिस का मतलब क्या है, थ्रेड। थ्रेड, वेरी गुड। और थ्रेड का मतलब यहाँ पर क्या है बायोलॉजी में, क्रोमोसोम। थ्रेड का मतलब तो सूत्र हुआ, लेकिन बायोलॉजी में क्या मतलब है, क्रोमोसोम या फिर क्रोमैटिन। उसके बाद ये बताया मैंने कि ये जो डिवीजन है यानी माइटोसिस थ्रेड है, इसमें होता क्या है, ये एक टाइप का सेल डिवीजन है। एक चीज ये भी, हाँ ये एक टाइप का क्या है, टाइप ऑफ द सेल डिवीजन। ये चीज ध्यान रखना है, ये है क्या, सेल डिवीजन। ठीक, ये तो क्लियर ही हो चुका था, क्योंकि हम दोबारा समझा रहे हैं, इसमें हम आपको नहीं बताएंगे। माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ द सेल डिवीजन, और माइटोसिस टर्म का मतलब होता है थ्रेड यानी धागा, एंड इन केस ऑफ द बायोलॉजी द थ्रेड मींस क्रोमोसोम ऑफ क्रोमैटिन। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस। ये बताया गया कि ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट, ऑब्वियसली ग्रोथ रिपेयरमेंट कहाँ पर होता है, हमारी सोमैटिक सेल्स में होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है, क्या गोनेडियल सेल्स हैं, टेस्टिस और ओवरी की सेल्स में सिर्फ और सिर्फ मियोसिस ही होता है? तो जवाब ये है कि मियोसिस और माइटोसिस दोनों। ठीक है, जब क्रोमोसोम्स के नंबर को हाफ करना है उस दौरान क्या होगा, मियोसिस होगा, फर्स्ट सेकंड दोनों। और फिर ग्रोथ अगर करनी है, ठीक, तो वहां पर क्या होना है, माइटोसिस। ठीक है, या वहां पर भी अगर मान लो रिपेयरमेंट करना है तो क्या होगा, माइटोसिस। ठीक, ये बात ध्यान रखिए आपको। अब इसके बाद तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि एक क्वेश्चन, तो व्हाट, ये क्या है, यानी पहला क्या आपने जाना व्हाट, यानी माइटोसिस के बारे में व्हाट का आंसर आपने दिया। फिर दूसरा आंसर दिया वेयर, है ना, और एक आंसर दिया आपने वाई। तीन चीजों का जवाब दिया, आपने ध्यान रखना। इधर ध्यान रखो, एक तो हो गया व्हाट, फिर वेयर, और फिर वाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अभी ध्यान में आगे बताते हैं कि व्हाट इज माइटोसिस, या व्हाट डज माइटोसिस मीन, थ्रेड। व्हाट इज माइटोसिस, इट इज अ टाइप ऑफ द सेल डिवीजन। माइटोसिस मीन्स थ्रेड, माइटोसिस इसका मतलब होता है थ्रेड। एंड वेयर इट हैपेंस, वेयर इट अकर्स, सोमैटिक सेल। ये कहाँ पर होता है, माइटोसिस होता कहाँ पर है, तो आप बताएंगे माइटोसिस सोमैटिक और वेजिटेटिव सेल। एंड वाई क्यों होता है, सोमैटिक या ग्रोथ है। अब दिमाग लगाया, यही कंसंट्रेशन चाहिए ना, ऐसे दिमाग लगाओगे ना, गुस्सा होगे जब पढ़ोगे ना, ऐसे तो भूल होगी तब समझ लो आएगा। क्लियर, ये हो गया ना। अब एक चीज है कि चलो व्हाट हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया, अब यहाँ पे क्या हो, हाउ। इधर क्वेश्चन मार्क्स है ना, इनको आप इंग्लिश में पता डब्ल्यू वर्ड्स कहते हैं, तो डब्ल्यू वर्ड्स ये हो गए, व्हाट, वेयर, वाई। अब ये हो गया एक ऐसा क्वेश्चन मार्क है जिसे कहते हैं हाउ, कैसे, तो ये कैसे होता है। तो अब उसके जवाब में मैंने आपसे बताया था कि जो एक सेल है, सपोज कि ये एक सेल है, ठीक, इस सेल के अंदर दो पार्ट की माइटोसिस और मियोसिस सोमैटिक सेल्स में तो होता है, या फिर सोमैटिक सेल्स में होता है, और जिसे हम कह सकते हैं वेजिटेटिव सेल। तो सोमैटिक और वेजिटेटिव सेल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पर होगा, सोमैटिक या फिर जो वेजिटेटिव सेल्स है इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर होगा, ओनली इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स। किसमें होगा, यूकैरियोट्स में तो होगा ना, क्योंकि अगर प्रोकैरियोट्स होंगे तो उनकी बॉडी तो यूनिसेलुलर होती है, तो उसमें आप सोमैटिक या वेजिटेटिव सेल आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। जब बॉडी सिर्फ एक सिंगल सेल की बनी है तो उसमें वही क्या होगी, सोमैटिक भी होगी, और वही क्या होगी, गोनेडियल भी होगी। सारा काम तो उसी से करना है ना। लेकिन जब एनिमल्स की बॉडी या प्लांट्स की बॉडी क्या हो जाती है, मल्टी सेलुलर हो जाती है, उसमें बहुत से ऑर्गन्स बन जाते हैं। अब उन ऑर्गन्स में से कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी ऑर्गन्स जो होते हैं वो बॉडी की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब गोनेडियल ऑर्गन्स को छोड़ करके बाकी और जो ऑर्गन्स हैं, उनसे बाकी और जो पार्ट्स हैं बॉडी के, उनमें पाए जाने वाले सेल्स को हम क्या बोलेंगे, सोमैटिक कहते हैं, वो उसे गोनेडियल कहते हैं। इसका मतलब कि किसमें सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एंड ऑल द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। क्लियर, यही बात करेंगे। तो अब यहाँ पर
दो टाइप के सेल के मान लो एक यूकेरियोटिक सेल होगी, जाहिर बात है क्या होना है, यहाँ पर एक होगा न्यूक्लियस और उसके बाद में क्या होगा साइटोप्लाज्म कहेंगे। तो जब प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अभी आप लोगों के साथ ये नहीं हुआ होगा, बड़े हो जाएंगे तब देखेंगे, सब चीज बहुत बड़े हो जाएंगे। तो जब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वहाँ पर दो चीजें जो होती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से नाप तौल कर तब जा करके बांटी जाती है। और कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको चलो भाई ठीक है, जिसको जो लेना ले लेना, जैसे ज्वेलरी और जमीन एक एक इंच नापेंगे, और ज्वेलरी कैसे नापेंगे, मिलीग्राम में भी नापेंगे ना, 1 मिलीग्राम में कितनी ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो कीमती चीज। फिर बाकी जो बच्चा प्लेट गिलास झाड़ू वाड़ू को बंटवारा कर सकता है तो भाई तुम ही ले लो, या फिर डस्टर डोर मैट जो है इसका बंटवारा होगा तो तुम ही ले लो। सपोज समझने के लिए नहीं, कभी भी होता है, मुर्गियाँ भी बढ़ती हैं, मुर्गियाँ भी बढ़ती हैं, मुर्गियों के जो अंडे हैं वो भी बांटे जाते हैं। तो अगर डोर मैट कोई बांट ले तो क्या करोगे, मान लो कोई कही दे भी हम दो घर में 4 डोर मैट है, हमको 2 चाहिए, तब कर नहीं दोगे आप, लेकिन तो फिर बहुत ऐसा कोई जल्दी करता नहीं, इसीलिए आप कह रहे हो ना कि इसका कोई ध्यान नहीं रखता, ये सब कहाँ बढ़ता है, जो उस घर में रहेगा उसी को मिल जाएगा, यही होता है। यहाँ पर हम आपसे ये कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल चीज, बहुत कीमती चीज है ना, जस्ट लाइक द ज्वेलरी एंड प्रॉपर्टी यानी लैंड कह लो। तो इसका बंटवारा बहुत नाप जोक कर होगा, एकदम सही सही होना चाहिए। तो यहाँ पर जो इसका न्यूक्लियस का जो डिवीजन है, द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस। कैरी ऑन का मतलब क्या होता है, ये जो टर्म बना है कैरी ऑन, KARYO, कैरी ऑन का मतलब ही होता है न्यूक्लियस। सो द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस। क्लियर है ये? ये चीज भी मैंने आपसे पूछा था ना, जब आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस तो आप क्या बोलोगे, आप उधर से बोल रहे हैं कि डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज कैरियोकाइनेसिस। या हिंदी में बोल दो कि न्यूक्लियस के ही विभाजन को या न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कोई टेंशन इसमें नहीं, क्योंकि कैरी ऑन का मतलब न्यूक्लियस आ रहा है। और फिर ये तो हो गया मान लो सबसे मेन चीज का डिवीजन। फिर दूसरी चीज क्या होगी, साइटोप्लाज्म, द प्लेस बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा, दिस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। इसका जो डिवीजन होगा इसे क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। क्लियर? तो व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? स्टैंड अप, आप बताइए। यस, द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। देखा 3-4 बार बुलवाया था ना, अब आपने बोल दिया, ठीक, वेरी गुड, बैठ जाओ, समझ गए ना। ये हिंदी में बताएंगे तो क्या बोलेंगे, बताइए आप। ऐसे आधा अच्छे बताओ ना, इंग्लिश में बताओ सर, वेरी गुड, इंग्लिश के लिए वेरी गुड। The separation of cytoplasm is called as cytokinesis. Division. मतलब सेपरेशन डिवीजन में क्या फर्क है? डिवीजन का मतलब सेपरेट का मतलब अलग होना, वहाँ पे बांटने वाला सेंस नहीं आता है ना, बांटने वाला सेंस नहीं आता। जैसे कि कहा जाए कि अशरा में और आप में क्या हो गया, सेपरेशन, अब अलग हो गए हो। लेकिन अगर कहा जाए आप लोग में डिवीजन हो गया, इसका मतलब आप लोगों को कोई प्रॉपर्टी थी, आप लोग उसको बांट लिया, तो आप क्या बोलेंगे, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक, दोनों में कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, ये या वो, कैरियो या साइटो? कैरियो। तो ऑब्वियसली लेंदी किसको होना चाहिए, लेंदी, लंबा प्रोसेस कौन सा होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा ना। तभी मैंने जब आपको कल डायग्राम बनाकर समझाया था तो मैंने बताया था कितने स्टेप में होता है, 4 मेन स्टेजेस होते हैं। ठीक, द फर्स्ट वन इज प्रो, मेटा, एना एंड देन टेलोमेर। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। ये लेंदी प्रोसेस होगा, उसके बाद फाइनली जब ये हो जाएगा, अच्छा व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द कैरियोकाइनेसिस। सपोज कि वन सेल अंडर दिस सेल अंडरगोज कैरियोकाइनेसिस, सो व्हाट हैपन एट द एंड ऑफ द कैरियोकाइनेसिस, अंत में क्या होगा इसके, कितने, ये है सेल, द सेम सेल अंडरगो
complete karyokinesis, a successful karyokinesis. It undergo prophase, metaphase, anaphase and then telophase. So what happen at the end of the telophase? Telophase के end में क्या होगा इसमें? कितने न्यूक्लियस बनेंगे? एक ही इसमें डिवीजन हुआ क्या? अगर मान लो 4 स्टेप कंप्लीट करने के बाद सारी प्रॉपर्टी इकट्ठा ही रहे, अलग अलग ना हो, तो उसमें बंटवारा हुआ दो बनेंगे, फिर उसका डिवीजन होगा, एक 2 बन जाएगा ना. हाँ. यानी कि सेल के अंदर आप बताएंगे जब karyokinesis का एंड होगा, there will be 2 nuclei, there will be 2 identical nuclei at each pole of the cell. इस सेल के दोनों पोल पर, इस पोल पर भी अपोजिट पोल पर आइडेंटिकल न्यूक्लियाई बन जाएंगे. इस तरीके से एक सेल के अंदर कितने बन जाएंगे? तो जो हम क्वेश्चन करें थे व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द karyokinesis, आप कहेंगे प्रोडक्शन ऑफ द 2 आइडेंटिकल न्यूक्लियाई ऑन द बोथ पोल्स ऑफ द सेल. सेल के दोनों पोल्स पर एक एक आइडेंटिकल न्यूक्लियाई का बन जाना, या टोटल 2 न्यूक्लियाई का बन जाना एक सेल के अंदर. यही तो होगा ना. एक प्रॉपर्टी को 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है ना. तो ये है. अब ये जो होता है ना कि एक न्यूक्लियस जो है 2 न्यूक्लियाई में कैसे कन्वर्ट हो गया, ये कैसे करते, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. उसी को क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस. हाउ का मतलब कैसे, वही बता रहे ना. Yes. वही तो बता रहे हैं. हाउ वाले क्वेश्चन के आंसर बता रहे हैं. देखो हमेशा के लिए ना, देखो एक चीज बताओ, देखो साइंस स्टूडेंट जो होते हैं या साइंस के जो स्कॉलर्स होते हैं, उनमें एक खासियत होती है कि वो हर एक चीज के पीछे व्हाई एंड हाउ ये तलाशते हैं. क्यों कैसे ना. these 2 questions are the most important question. किसी भी चीज में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही होता है ना. जैसे कोई आपसे पूछे, कोई हमसे पूछे, आप सुनो कि क्या आप शादीशुदा हैं, हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे यस आई एम मैरिड. ठीक है. फिर कोई हमसे पूछे ये क्या था, व्हाट था, एक पहले तो व्हाट था. या कोई मुझे वैन, एक सवाल वैन भी का होता है ना. वैन यानी आपने कब शादी की, तो बता देंगे 8 मई 2012. सिंपल आंसर. लेकिन कोई हमसे पूछे कि आपने क्यों शादी की, अब ये मुश्किल सवाल हो जाएगा ना. से समझाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा. या फिर कोई पूछे कि भाई आपने शादी की तो कैसे की, पूरा प्रोसीजर बताना पड़ेगा ना, कैसे कैसे क्या हुआ सब कुछ. तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा. यानी वो बताने में, अब समझ लो आप भले से हमारी शादी में नहीं थे, लेकिन आप सब कुछ समझ जाओगे कि शादी जब हुई क्या क्या हुआ होगा, क्यों किया वो भी बता दिया तो रीजन समझ में आ जाएगा, कैसे किया वो भी बता देंगे तो सारा रीजन समझ में आ जाएगा. कब और क्या, वो तो बहुत इजी था ना, वो तो किसी को भी समझ में आ जाएगा. ठीक है. तो वो 2 सवाल बड़े आसान होते हैं, लेकिन ये क्यों कैसे वाला मुश्किल होता है. क्यों होता है वो हम बता चुके हैं. इसके पीछे वजह क्या है, ग्रोथ रिपेयरमेंट की वजह है. और कैसे हो रहा है ये हम बता ही रहे हैं. दिस इज कंटिन्यू. इसका आंसर भी कंटिन्यू, लंबा प्रोसेस है. ये बताएंगे ना कैसे हम कब कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, तो लंबा होगा कि नहीं प्रोसेस. ये लंबा प्रोसेस. पहला वही बताया मैंने कि फर्स्ट ऑफ ऑल आंसरिंग द क्वेश्चन हाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल अ सेल undergo karyokinesis and then cytokinesis. The result of the karyokinesis is production of 2 identical nuclei at the opposite ends of the cell, same cell. And in the process of the cytokinesis, the whole cell simply divides into the 2 daughter cells. ठीक है. Thus, at the end of the complete mitosis, a mother cell or a parent cell produces 2 identical cells having same number of the chromosome. यही तो होगा ना. ये पूरा प्रोसीजर होगा. क्योंकि अभी तो सिंपली बताया है भाई. अब है तो तैयार भी, गाड़ी में बैठे चले गए और तुम्हारी शादी वादी हो गई कि चले आए. ये सिंपल तरीका था मैंने. अब पूरा एक एक स्टेप बताएंगे ना तो मुश्किल होगा. एक एक स्टेप पे चलते हैं. आया समझ में ना. शायद थोड़ा जवाब मिला. व्हाट, वाई, हाउ. और ये बातें हो सकता है कि रोजाना मेरे माइंड में ना रहे. आज आ गई ना चांस, जब पढ़ाना शुरू किया मुझे दिमाग में आएगी चीजें, तो आ गई.
तो अब इसको आपको ध्यान में रखना है तैयारी करते वक्त। हो सकता है कभी कोई टॉपिक पढ़ाए तो उसमें व्हाट वाई यू, तो आप उसको ढूंढ लेना अपने से। हो सकता है कि हम पढ़ाएं कभी ये ना बोले कि भाई ये व्हाट का जवाब है या फिर ये हाउ का जवाब है, तो आप बहुत सारी एक दिन आपने बताया तो व्हाट वाई और हाउ का जवाब रोज तो आप नहीं बताएं, तो हम बता दिए दिस इज द वे ऑफ स्टडी, कैसे पढ़ना है। तो कभी अगर हम ना भी बताएं ना तो आपको क्या करना है, इसमें अपने से तलाश लेना है कि इसमें व्हाट वाला आंसर कौन कौन सा हो सकता है, वाई वाला आंसर कौन सा होता है, हाउ वाला। यही जब तलाश के पढ़ोगे फिर वो कैसी तैयारी होती है आपकी, एकदम एक नंबर होती है। ठीक, अब देखो कैरियोकाइनेसिस के बारे में लोग पढ़ते हैं। कैरियोकाइनेसिस in short we can define it as division Of nucleus. of Nucleus. nucleus. Obviously it will be complicated, ठीक है। So it completes in 4 steps. Completes in 4 steps. अभी मैंने किसी से पूछा था व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस, तो उसमें मैंने दिखाया है ये पॉइंट कि इट इंक्लूड्स मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द क्रोमोसोम एंड अदर सेल कंपोनेंट्स। इस तरह से दिखाया और कुछ तो वो बात ये कि इसमें होता क्या है, व्हाट हैपन इन द कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर कैरियोकाइनेसिस के अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे अभी। और क्रोमोसोम्स के साथ साथ जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर भी चेंजेस आते हैं ना। न्यूक्लियस के जो अदर कंपोनेंट्स होंगे, जैसे न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होगी, डिसअपियर होगी, बाद में फिर से रीअपियर हो जाएगी, स्पिंडल बन जाएगा, इसका मतलब सेंट्रोसोम एक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद फिर लेंथनिंग होगी स्पिंडल फाइबर्स की, एस्ट्राडेस की, और फिर शॉर्टनिंग होगी। ये सब क्या है, ये सब चेंजेस ही है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर और साथ में क्रोमोसोम के अंदर और न्यूक्लियस के दूसरे कंपोनेंट्स के अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं। वो मैंने वो लिखवा दिया था कि व्हाट हैपन इन द कैरियोकाइनेसिस, उसमें होता क्या है, व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस। तो आप क्या जवाब दोगे, द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। तो भूल गया थे, बाद में लिखवा दिया था, समझे ना। तो हम भूल गए थे, इसके बाद में लिखवा दिया था। तो वो आपसे कोई पूछे व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस, आप क्या कहोगे, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक, अब इसमें 4 स्टेप्स होते हैं ना। चलिए हम एक स्टेप पे बात करें। सबसे पहले नंबर 1 बात करें क्या होगा, प्रोफेज। नंबर 2 मेटाफेज। नंबर 3 एनाफेज। नंबर 4 टेलोफेज। अगर हम सेल साइकिल से इसको कनेक्ट करें, सेल साइकिल में क्या होता है, टोटल कितने स्टेप्स होते हैं सेल साइकिल में, 4 स्टेप्स होते हैं ना। हाँ। कौन कौन से थे, G1 और फिर S, G2 और M। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इंटरफेस, और ये क्या हो जाएगा, ठीक। तो इंटरफेस भी क्या होता है, सेल प्रिपेयर होती है किसके लिए, डिवीजन के लिए, सिंपल। और जो ये एम फेज है दैट इज डिवीजन के सेल डिवाइड। तो अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि जो ये प्रो फेज है इन दोनों में से किसमें आएगा, इंटर में या डिवीजन फेज में। इंटर में प्रिपेयर कर रही है ना, अलग होने में डिवीजन कर रही है। माइटोसिस इज अ सेल डिवीजन, पहले बताया। व्हाट इज माइटोसिस, इज अ सेल डिवीजन, यानी अब सेल डिवाइड हो, प्रिपरेशन तो पहले हो चुकी है। तो डायग्राम बनाया था उसको पहले क्या मेंशन किया था, इंटरफेस। उसके बाद तब फिर किसी बात होती है अर्ली प्रोफेज। याद आया दीपा, याद आया नहीं, कहानी होगा, समझ में आ रहा है, ध्यान है ना। तभी ठीक नहीं आपको मालूम, थोड़ा सा ध्यान दो, बहुत प्रेशर दिमाग में बचना, सर दर्द किया। तो देखो ये हम बताया था आपसे, ये क्या हो गया, ये इंटरफेज है और ये क्या है, डिवीजन फेज है। तो जब माइटोसिस होगा तो सेल डिवीजन फेज में होगी ना, यानी हमको डिवाइड कर रही होगी। अब हम क्या बात करें, हम लोग इंटरफेज को तलाश रहे थे, हो गया था ना। क्या है, ये मान लो एक सेल होगी, फिर से बना दिया इसमें कितने क्रोमोसोम बोलो, 2x। अब ये डिवाइड हुई माइटोसिस से,
इससे कितनी बन गई? 2 सेल बन गई। अब उसके बाद ग्रो करने के बाद कितनी बड़ी हो जाएगी? इसमें क्रोमोसोम कितने होंगे? ये भी ग्रो करेगी, बड़ी जाएगी, क्रोमोसोम कितने जाएंगे? 2s। यही होगा ना? तो अब ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या था? ये था एम, डिवीजन फेज। जब ये सेल बनी है, ये डॉटर सेल्स है, तो ये बनने के तुरंत बाद तो डिवाइड होंगे नहीं। ये भी अंदर वो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड इन द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ they will prepare for the next division। ये अगले डिवीजन के तैयार होंगे, समझे ना? तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? इसे हम कहेंगे इंटरफेस। और इसी इंटरफेस में क्या आता है? G1 भी होगा, S भी होगा और G2। ठीक, समझिए नहीं समझिए? जैसे एक चिकन है, चिकन का छोटा सा चूजा जो है, या क्या वो तुरंत अंडे देना शुरू कर देता है? नहीं ना। जब वो हैचिंग के बाद जो है एक सेल से बाहर निकला, फिर वो पहले खाएगा पिएगा चलेगा, उसके बाद फिर बड़ा होगा, बड़े होने के बाद तब जाकर के वो कहीं जब मैच्योर हो जाएगा तब जाकर अगर वो मुर्गी तो क्या देगी? तब वो अंडे देगी। अब ये मत पूछना कि पहले अंडा आया पहले मुर्गी है, मुझे बहुत मेहनत से समझाया। तो इंटरफेस जो खोया था मिला कि नहीं मिला? ये इंटरफेस और ये क्या हो गया? डिवीजन फेज। इसमें सेल डिवाइड होती है, डिवाइड होने के बाद जैसे डिवीजन कंप्लीट हो गया, डॉटर सेल बन गई और वहीं से इंटरफेस शुरू हो जाएगा, और जब तक वो डिवाइड नहीं होंगी तब तक इंटरफेस चलता रहेगा। अभी जब इंटरफेस आएगा फिर से सेल वही डिवाइड करेगी। इसीलिए यहाँ से मैंने आपको सेल साइकिल की डेफिनेशन भी दी थी, सेल साइकिल की डेफिनेशन भी चीज समझाए, तो वहां से अगर आप लेंगे तो बात समझ में आएगी। क्लियर? तो इस तरह से जो ये फेजेस हैं, यानी कैरियोकाइनेसिस में प्रो, फिर उसके बाद बेटा एना एंड पीओ में किसके होंगे? कैरियोकाइनेसिस और डिवीजन फेज होंगे, यानी एम फेज के ही पार्ट होंगे। ये क्लियर हुआ? अब देखो प्रो फेज में क्या होता है। पहली बात ये सबसे लॉन्गेस्ट क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट फेज है ऑफ व्हाट? कैरियोकाइनेसिस। ऑफ कैरियोकाइनेसिस सबसे लॉन्गेस्ट फेज। इसमें चेंजिंग क्या होती है? मैं तो नोट्स में बताया कि आपको, लेकिन चेंजिंग क्या आती है वो हम समझा देते हैं। पहली बात सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। इसमें होगा क्या कि सपोज कि ये एक सेल है और इसमें ठीक, मैंने न्यूक्लियस और इसी को बड़ा बना दिया ताकि उसके अंदर क्रोमोसोम की चेंजिंग को समझा हो। क्योंकि साइटोप्लाज्म में आप जानते हैं, साइटोप्लाज्म, और ये क्या है? जैसे न्यूक्लियस है, भी आप जानते हैं, ठीक है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, फिर इसके अंदर क्रोमैटिन रेटिकुलम होगा इन द फॉर्म ऑफ द नेटवर्क, यानी जो क्रोमैटिन धागे होते हैं ना, सूत्र होते हैं, वो आपस में उलझे हुए एक धागे की तरह होते हैं, और साथ में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, और फिर ये सब सस्पेंड होंगे एक विस्कस मैट्रिक्स के अंदर, जिसे हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। दिस इज द न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस के डिवीजन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखें कि सबसे पहला काम जो प्रो फेज होता है, तो प्रो फेज में धीरे धीरे जो ये न्यूक्लियर वॉल है ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू होगी। क्या होगी? डिसइंटीग्रेट होना शुरू होगी, है ना? और ऐसी न्यूक्लियोलस ये भी क्या होगा? डिसइंटीग्रेट होना शुरू होगा, और फिर लेट प्रोफेज में, अर्ली प्रोफेज में इसकी शुरुआत होगी, लेट प्रोफेज में जाते जाते ये दोनों स्ट्रक्चर क्या होंगे? दोनों स्ट्रक्चर क्या होंगे? डिसअपियर हो जाएंगे, ये भी और ये। क्यों? क्योंकि अभी तक ये बाउंड्री बनाए हुए थे ना, जब एक न्यूक्लियस को दो पार्ट में डिवाइड कर, पहले बाउंड्री को खत्म करना पड़ेगा, एक चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा कि जो ये क्रोमोसोम जो है वो क्रोमैटिन रेटिकुलम के फॉर्म में है ना, इसमें बहुत से धागे होंगे। जैसे अगर इंसान की एक सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो 46 क्रोमैटिन आपस में उलझे हुए धागे जैसे। तो अब उन्हें जब डिवाइड करना होगा तो पहले 46 क्रोमोसोम जो होंगे ना वो अलग अलग होंगे। तो इसमें भी यही हो रहा है कि ये जो क्रोमैटिन रेटिकुलम है इसमें से सारे धागे, सपोज कि अगर एक सेल, एक ऐसी सेल है जिसमें टोटल क्रोमोसोम्स कितने हैं? डिप्लॉयड स्टेज में 4 है सपोज, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें 4 जो थ्रेड्स हैं वो क्या होंगे? अलग हो जाएंगे, ठीक है? सपोज अगर 46 तो 46 अलग होते, लेकिन कम लेके समझाया जाए ताकि बाद में क्रोमोसोम में हमें चेंजिंग को दर्शाया जा सके।
ये क्लियर हुआ इतना? तो अर्ली प्रोफेज में ये होगा कि क्रोमैटिन रेटिकुलम अपने थ्रेड्स में सेपरेट हो जाएगा। फिर मिडिल और लेट प्रोफेज में पहुंचते पहुंचते मिडिल में जब पहुंचेंगे तो इस क्रोमोसोम में दोनों क्रोमैटिड्स दिखाई देने लगेंगे। इस तरह से ये बनाया गया ना, ऐसे करके ऐसे दोनों क्रोमैटिड्स जो इसके साफ साफ दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, और जब लेट क्रोमोसोम में जाएंगे तब अब ये जो क्रोमैटिड्स अभी इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ऐसे दिख रहे हैं, ये अब क्या होंगे? दे विल टेक द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम का फॉर्म लेंगे और क्रोमोसोम का फॉर्म लेने के साथ साथ इनके जो दोनों क्रोमैटिड्स, क्योंकि एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड्स होते हैं? दो क्रोमैटिड्स को हाफ क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो जब लेट प्रोफेज में हम पहुंचेंगे, इसी की लेट प्रोफेज में, तो क्या होगा कि इसके जो क्रोमैटिड्स हैं, जो क्रोमैटिन्स हैं, क्रोमैटिन अब क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएंगे और एक क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड्स यानी हाफ क्रोमोसोम एकदम क्लियर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। दोनों क्रोमैटिड्स एक दूसरे से जिस पॉइंट पर अटैच होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रोमियर। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे दो क्रोमैटिड्स हमको दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि दोनों क्रोमैटिड्स जो है वो एक दूसरे से एक पॉइंट पर सेंट्रोमियर पर ज्वाइंट है, इस वजह से एक क्रोमोसोम के अंदर 4 आर्म्स दिखाई देते हैं। 4 आर्म्स दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4। इसमें दो क्रोमैटिड्स हुए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया? एक, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? 2। क्योंकि ये दोनों एक पॉइंट में ज्वाइंट है, जैसा लगा कि 4 आर्म, देयर आर 4 आर्म्स इन अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में 4 आर्म्स है जो आपस में ज्वाइंट है, इसलिए इस स्टेज में कहते हैं क्रोमोसोम टेट्राड है। क्रोमोसोम टेट्राड। क्लियर है इतना? कल बताया था ना इसे, क्या बोलेंगे इसे? क्रोमोसोम टेट्राड है। तो अब फाइनली क्या हुआ कि प्रोफेज में जल्दी से रिकॉल करो, हाउ बता रहे हैं आपको कैसे होता है। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड होगा ना, कैसे डिवाइड है वो बता रहे हैं आपको, पता नहीं निकाह कैसे होगा। तो प्रोफेज में और माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो प्रोफेज में क्या हुआ कि पहला काम भी हुआ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस ग्रेजुअली डिसअपीयर हो गया, नंबर 1। नंबर 2, क्रोमैटिन रेटिकुलम के सभी थ्रेड्स सेपरेट हो गया, अलग अलग हो गया, नंबर 2। नंबर 3, क्रोमैटिन थ्रेड्स जो है वो ग्रेजुअली किसमें कन्वर्ट हो गए? क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम के एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स एकदम क्लियर दिखाई देने लगे और दोनों क्रोमैटिड्स जो है वो सेंट्रोमियर पर अटैच। इस तरीके से क्रोमोसोम के अटैच हो जाते हैं। क्लियर है? और एक चीज और होती है, इसी दौरान यहाँ पे जो सेंट्रोसोम होता है वो डिवाइड होकर के एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। एक क्रोमोसोम में कितने होते हैं? 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। तो उन सेंट्रियोल्स क्रोमोसोम सेंट्रोसोम अगर है इस तरीके से क्या होंगे? 2 सेंट्रियोल्स होंगे, तो दोनों क्या होंगे? एक दूसरे से पहले अलग हो जाएंगे। दोनों क्या होंगे? एक ये है और एक ये है, दोनों पहले अलग होंगे। एक यहाँ पर आ जाएगा और दूसरा कहाँ आ जाएगा? हाँ, और फिर वो क्या करेंगे? दे विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस स्पिंडल। अब ये क्या करेंगे? स्पिंडल प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। तो आप ये भी आप पॉइंट ध्यान रखिएगा कि प्रोफेज फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल आल्सो स्टार्ट इन द प्रोफेज। प्रोफेज में इसका स्पिंडल फॉर्मेशन भी शुरू हो जाता है। तो ये कितने पॉइंट हो गए? पहला न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर डिसअपीयर। दूसरा क्रोमैटिन थ्रेड अलग होते हैं। तीसरा क्रोमैटिन थ्रेड जो है वो मैच्योर होकर क्या बनाते हैं? कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लेते हैं और उसके क्रोमोसोम का जो थ्रेड है वो टेट्राड के फॉर्म में दिखाई देता है, यानी उसके दोनों क्रोमैटिड्स क्लियर दिखाई देते हैं, सेंट्रोमियर से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, अटैच दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद फिर स्पिंडल फॉर्मेशन की शुरुआत भी इनकी हो जाती है। ये क्या है? प्रोफेज। इसीलिए सबसे लॉन्गेस्ट प्रोसेस है। ठीक है, फिर मेटाफेज में क्या होना है? ध्यान से देखिए, मेटाफेज में क्या होगा कि सपोज कि यहाँ पर एक क्या ले लेंगे? बीचों बीच में एक इक्वेटर ले लेंगे। इक्वेटर लेने के बाद फिर यहाँ पर क्रोमोसोम जो होते हैं वो सभी क्रोमोसोम बीचों बीच में इक्वेटर लाइन पर अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या होंगे? अरेंज हो जाएंगे। जितने भी है, मान लो अगर 4 है तो ये 4 के 4 क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पर अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4। तो मेटाफेज में हम कहेंगे कि the chromosomes are arranged on the equator in the middle of the
सेल दैट इज कॉल्ड एज इक्वेटर, यानी कह लो क्रोमोसोम इक्वेटर पर अरेंज है। और क्योंकि अब स्पिंडल का फॉर्मेशन प्रोफेज से शुरू हो गया था, तो यहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तरीके से पूरे सेल में क्या बन जाएंगे, स्पिंडल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, स्पिंडल फाइबर जो होंगे वो उनमें वाइब्रेशन होगा। जब वाइब्रेशन होगा डोर क्लोज कर देगा। जब वाइब्रेशन होगा तो वाइब्रेशन के दौरान अब इसका जो सेंट्रोमियर है ना, वो स्पिंडल फाइबर आकर अटैच हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर से अटैच हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होना है, फिर उसके बाद यहाँ पे मेटाफेज कंप्लीट हो गया। फिर अब बारी किसकी आएगी, एनाफेज। तो एनाफेज में सबसे पहले ये सेंट्रोमियर ब्रेक होगा। जब ब्रेक होगा तो अब क्रोमोसोम के दो टुकड़े हो जाएंगे। एक क्रोमैटिड पहला तो ब्रेक हो गया, तो सेंट्रोमियर ब्रेक किस स्टेज में होता है ये ध्यान रखना आपको, एनाफेज। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिख पाया दीजिए। फिर इसके बाद दोनों क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, क्योंकि आपको क्लियर मालूम। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट होगी कि शॉर्टनिंग ऑफ द स्पिंडल होगा, यानी स्पिंडल फाइबर्स क्या होंगे, शॉर्ट होंगे, यानी पोल्स को वापस मूव करना शुरू करेंगे। लेंथनिंग के दौरान यहाँ से बनते हुए यहाँ तक आए थे, अब शॉर्टनिंग में क्या होगा, यहाँ से वापस लौट जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से शॉर्टनिंग होगी। जब शॉर्टनिंग होगी तो अब ये जो स्पिंडल्स हैं ये अपने साथ जो है वो क्रोमोसोम्स के एक एक क्रोमैटिड्स यानी हाफ क्रोमोसोम को अपोजिट पोल पर ले जाना शुरू कर देंगे। इधर ले आएगा, वो उधर ले जाएगा। अब इस तरह से अगर मान लो 4 क्रोमोसोम थे तो 4 क्रोमैटिड्स इस पोल पर और 4 क्रोमैटिड्स इस पोल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये एनाफेज में सिर्फ मूवमेंट तक शुरू होगा। क्या होगा, यानी शॉर्टनिंग ऑफ द स्पिंडल होगा और जो क्रोमोसोम्स हैं हाफ क्रोमोसोम्स दे विल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। स्टार्ट टू मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल, जाना शुरू करेंगे, पहुंच नहीं जाएंगे। बट इन केस ऑफ द टीलोफेज, यहाँ पे एनाफेज खत्म हो गया। टीलोफेज में क्या होगा कि जो हाफ क्रोमोसोम्स हैं या क्रोमैटिड्स दे विल रीच एट द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। वो कहाँ पहुंच जाएंगे, ध्यान 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 देना, वो लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, अपोजिट पोल पर पहुंच जाएंगे। यानी यहाँ से पहुंचने के बाद इस तरीके से हाफ क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पर पहुंच जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे दोनों तरफ पहुंच जाएंगे तो इस तरीके से यहाँ पर, हाँ यहाँ पर अगर 4 क्रोमोसोम 4 हाफ क्रोमोसोम थे, यहाँ पर भी 4 हाफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। अब इनमें डुप्लीकेशन होगा, डुप्लीकेशन के दौरान फिर इसका कंप्लीट क्रोमोसोम बन जाएगा। यानी इसके जो सेकेंड क्रोमैटिड जिसका इधर चला गया था वो यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएगा, बन जाएगा। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर वॉल दोबारा बन जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर इस सिरे पर भी एक न्यूक्लियस आ जाएगा, यानी इस पोल पर, दोनों पोल पर न्यूक्लियस डेवलप हो जाएंगे। यहाँ पर भी कितने क्रोमोसोम बोलो, 4। फिर वो मान लो आपस में फिर से क्रोमैटिड बना लेंगे और ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पर मदर सेल के अंदर 2x क्रोमोसोम्स थे, इस तरीके से अब एक ही सेल के दोनों अपोजिट पोल पर 2 आइडेंटिकल डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस। ये हो गया। अब कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। यानी अब सेल को डिवाइड करना है। क्या बताया मैंने, वो प्लेट, ग्लास और डोरमैट, ऐसी चीजें, झाड़ू, यानी ऐसी चीज जिसमें कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं होता। तो इस दौरान इसके अंदर बहुत से साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स होंगे। जब सेल प्रिपेयर होती है डिवीजन के लिए, उस दौरान साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स भी डिवाइड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड होगा। प्लांट सेल अगर है तो वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट भी डिवाइड होगा, गोल्गी बॉडी डिवाइड होगी, सब भी ढेर सारे हो जाते हैं। तो उसके बाद हाँ डबल हो जाते हैं लगभग। तो उसके बाद क्या होगा, अगर मान लो ये एनिमल सेल क्या है, एनिमल सेल, तो इसमें ये होगा कि प्लाज्मा लेमा, इसमें इमेजिनेशन होगा और इमेजिनेशन ये कंप्लीट होते होते ये बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा, बीच में, और फिर इस तरीके से एक सेल क्या होगी, 2 सेल में डिवाइड होगी। अगर एनिमल सेल है, एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस किससे होता है, बाय द इमेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा लेमा। किससे होता है, इमेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा लेमा के इमेजिनेशन से। इमेजिनेशन कह लो काल्पनिक, अंतर्वलन नहीं, इमेजिनेशन का मतलब काल्पनिक होता है, इमेजिनेशन। ठीक है, यानी अंतर्वलन की बात। जैसे यहाँ पे देखो ये प्लाज्मा लेमा थी ना, अभी अंदर को क्या होगी, अंतर्वलित होगी, यानी अंदर फोल्ड बनाएगी। समझे कि समझे, अंदर क्या बनाएगी, फोल्ड। ऐसे यहाँ से फोल्ड बनाएगी अंदर, ये फोल्ड बढ़ते बढ़ते आएगा, फिर फाइनली अलग क्या होगा, आपस में मिल जाएगा। सेल क्या होगी, 2 पार्ट। और अगर मान लो
ये प्लांट सेल है, तब कैसे होगा डिवीजन? तब डिवीजन इस तरीके से होगा, गोल्गी बॉडी जो है वो सेल प्लेट्स बनाएगा, वो सेल प्लेट आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे और फिर उनके बीच में उनके फ्रेगमेंट जो है ना सेल प्लेट आकर इकट्ठा होंगे, फिर उस सेल प्लेट आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने से फिर क्या होगी, एक सेल दो सेल में डिवाइड होगा। तो प्लांट सेल्स में साइटोकाइनेसिस किससे होती है? सेल प्लेट से। और एनिमल सेल में किससे होती है? प्लाज्मा की इमेजिनेशन से। ये दोनों में डिफरेंस है, इसको याद रखना। दिस वॉज अबाउट द माइटोसिस। समझ में आया? ये है हाउ। देखा हाउ कितना मुश्किल होता है? हाउ मुश्किल हुआ कि नहीं हुआ? तो जब आप पढ़े टॉपिक कैसे ही रहेंगे, सबसे पहले व्हाट व्हेन भी याद कर लोगे, कोई टॉपिक ऐसा होगा तो, और फिर उसके बाद व्हाई एंड देन हाउ। जब व्हाई पढ़ना और हाउ पढ़ना तो उसमें अपने आप को तैयार रखना, तब समझ में